हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। इस वीडियो में हम आरटी 2009 और आरटी 2011 दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं कि आरटी 2009 में क्या है, 2011 में क्या है और दोनों में सेम चीज़ें कौन सी हैं, अलग अलग चीज़ें कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद करते हैं कुछ डेट्स। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 राज्यसभा में मंजूरी इसको दी गई थी 20 जुलाई 2009 में। लोकसभा में इसको मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई 26 अगस्त 2009 को। तो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, लोकसभा में 4 अगस्त 2009, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 26 अगस्त 2009। 20 जुलाई, 4 अगस्त और 26 अगस्त। इसके बाद संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसके एक साल बाद लागू हुआ आरटी 2011 1 अप्रैल 2011 को। तो इसी के साथ याद कीजिए, 1 अप्रैल 2010 आरटी 2009, 1 अप्रैल 2011 आरटी 2011। पूरे भारत में ये कब लागू हुआ? यहाँ जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में बाद में लागू हुआ 5 अगस्त 2019 को। अब बात करते हैं आरटी 2011 की। इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 29 मार्च 2011 को। राजपत्र में जो प्रकाशन किया जाता है वो किया गया था 30 मार्च 2011 को। इसको लागू करने की तिथि हम पढ़ चुके हैं 1 अप्रैल 2011। तो 20 अगस्त राज्यसभा में मंजूरी, 4 अगस्त लोकसभा में मंजूरी, राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त को और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू। फिर इसी में संशोधन करके राजस्थान में लागू किया गया था आरटी 2011। अब देखिए, अब बात करते हैं आरटी 2009 में कुल अध्याय। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक बुक में चैप्टर होते हैं और टॉपिक्स होते हैं, उस तरीके से। तो कुल अध्याय कितने हैं? 7। कुल धाराएं कितनी हैं इनमें? 38। और अनुसूची कितनी है? 1। तो 2009 में कुल अध्याय 7, कुल धाराएं 38 और अनुसूची 1। ऐसे ही 2011 में कुल अध्याय हैं 10, कुल धाराएं हैं 29। 2011 में 10 और 29, 2009 में 7 और 38। बात करें, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि शिक्षण दिवस और शिक्षण घंटे कितने कितने होते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में तो शिक्षण दिवस होते हैं 200, अपर प्राइमरी में होते हैं 220, 200 220। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक घंटे होते हैं, शिक्षण घंटे 800 और अपर प्राइमरी में होते हैं 1000। तो 200, 220, 800 और 1000। अब बात करते हैं जो इनके अंदर धाराएं हैं उनके बारे में। अब देखिए, पहले उनकी बात करते हैं कि सेम धाराएं किस किस आर्टिकल में, किस किस धारा में है 2009 में और 2011 में, उनके बारे में। तो देखिए, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, ये एक धारा का नाम है। ये 2009 में तो आर्टिकल मतलब धारा 1 में है। इसी तरह जैसे इसमें धाराएं हैं, इसमें उनको नियम बोल दिया जाता है, बस फर्क इतना है। तो इसमें नियम 1 में है। तो नियम 1 और धारा 1 दोनों की सेम है। कौन कौन सी? संक्षिप्त नाम है, प्रसार है और प्रारंभ। इसकी जानकारी जो है वो धारा 1 और नियम 1 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, वो सब मैं यहाँ नहीं बता रहा। यहाँ आप केवल धाराओं का रिवीजन कीजिए और एक्ट का रिवीजन कीजिए। ये एसएमसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारा 21 में है और नियम 3 में है। ये धारा और नियम मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जब भी मैं धारा बोलूँगा तो आरटी 2009 की बात की जाएगी और जब भी नियम बोलूँगा तो आरटी 2011 की बात। इसको कैसे याद करेंगे? एसएमसी धारा 21 नियम 3, एसएमसी धारा 21 नियम 3। विद्यालय की दूरी, कि विद्यालय कितनी दूरी पर स्थापित किया जाएगा, उसकी अधिकतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो सारी बातें किस में है? धारा 6 में और नियम 7 में। नियम 7 मतलब आरटी एक्ट 2011 का नियम नंबर 7, आरटी 2009 की धारा नंबर 6, विद्यालय की दूरी। सरकार के उत्तरदायित्व क्या है? ये धारा 6 में है। ये दोनों चीज़ें सेम है धारा 6 में, लेकिन यहाँ अलग अलग है, नियम 7 और नियम 8। नियम 7 क्या है? विद्यालय की दूरी। नियम 8 क्या है? सरकार के उत्तरदायित्व। बात की जाए निःशुल्क प्रवेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, धारा 12 में है, नियम 10 में है। निःशुल्क प्रवेश धारा 12, निःशुल्क नियम 10। निःशुल्क प्रवेश धारा 12, नियम 10। यहाँ 3 बार रिवीजन करेंगे हम। एक बार यहाँ सारी धाराएं एक साथ, उसके बाद 2009 पढ़ेंगे तो उसका तो अध्ययन तुलना 2011 से करेंगे, फिर 2011 पढ़ेंगे उसका तुलना 2009 से करेंगे। तो 3 बार अपना रिवीजन हो जाएगा। बात करते हैं प्रवेश विस्तार की, कि एडमिशन की लास्ट डेट क्या होगी, उसके बाद भी एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो सारी जानकारी किसमें है? धारा 15 में और नियम 13 में। प्रवेश विस्तार धारा 15, नियम 13। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25, नियम 21। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि छात्रों की संख्या और उनके अनुपात में शिक्षकों की संख्या क्या होगी, ये किसमें? छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25, नियम 21। इसके बाद देखिए, छात्र शिक्षक अनुपात के बाद शिक्षकों की योग्यता या अहर्ता जिसको बोलते हैं, ये धारा 23, नियम 16। धारा 23, नियम 16 क्या है? शिक्षक योग्यता। अध्यापक के कर्तव्य क्या होंगे, ये किसमें है? धारा 24 में है और नियम 20 में है। अध्यापक के कर्तव्य धारा 24, नियम 20। प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार, ये धारा 30 में है और नियम
23 में है। धारा 30 नियम 23 प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। शिक्षक शिकायत निवारण धारा 24 नियम 24 सेम है, अच्छे से याद होगा। शिक्षक शिकायत निवारण धारा 24 नियम 24। अभिभावक शिकायत निवारण धारा 32 नियम 25। देखिए 24 नियम 24 में शिक्षक शिकायत निवारण, नियम 25 में अभिभावक शिकायत निवारण। धारा 24 में शिक्षक शिकायत निवारण, धारा 32 में अभिभावक शिकायत निवारण। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग धारा 31 नियम 26। 26-31 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, धारा 31 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नियम 26 भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नियम 26 किसका? आरटीई एक्ट 2011 का। धारा 31 किसकी? आरटीई एक्ट 2009 की। एक और इंपोर्टेंट, राज्य सलाहकार परिषद धारा 34 नियम 28। 28, 34, 26, 31। तो ये हुए अपनी जो इंपोर्टेंट धाराएं थी उनके बारे में। अब अध्ययन करते हैं आरटीई 2009 का। पहले देखिए निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्याय, मैंने आपको बताया कि इसमें अध्याय हैं, अध्याय के अंदर धाराएं हैं। तो अध्याय 1 क्या कहता है? इसके अंदर 2 धाराएं हैं, जिसमें धारा 1 क्या कहती है कि आरटीई 2009 भारत में लागू होगा और इसकी जानकारी के आरटीई 2009 क्या है, कैसे, इसकी जानकारी किसमें? धारा 1 में। 2011 में पढ़ के आए हम, अभी पीछे पढ़ा कि उसका भी नियम पहला और आरटीई 2009 की धारा 1 दोनों एक जैसी हैं। इसके बाद धारा 2 क्या कहती है कि इसके बारे में जो भी शब्द इसमें मेंशन किए गए हैं, इसमें जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, उन सारे शब्दों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जानकारियां, शब्दावलियां, ये एक तरीके से आरटीई की डिक्शनरी है। इसको अभी ऐसे समझिए कि धारा 2 आरटीई की डिक्शनरी है। इसके बाद है अध्याय 1 खत्म हो गया अपना। अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या है? धारा 3 क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। अध्याय 3 क्या कहती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। धारा 4 क्या कहती है? आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई 10 वर्ष का बालक हो उसको पहली कक्षा में प्रवेश दिला दिया जाए या दूसरी कक्षा में, ऐसा नहीं होता है। उनको उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है और जो भी उनकी क्लासें छोड़ी जाती हैं उनके लिए अलग से कोर्स की व्यवस्था की जाती है। तो 3 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 4 उनको प्रवेश और 5 कि अगर बीच में उनको छोड़ के ट्रांसफर करना चाहें अपना तो स्थानांतरण का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा पूर्व करने तक स्थानांतरण का अधिकार। धारा 5, 3 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 4 आयु के अनुसार प्रवेश और 5 के स्थानांतरण का अधिकार। ये हो गई अपनी धारा 3, 4 और 5। इसके बाद देखिए धारा 6 क्या कहती है? अब आ गया अपना अध्याय 3, 2 अध्याय पढ़ चुके हम। धारा 6 क्या कहती है? मैंने आपको बताया कि धारा 6 जो है वो आरटीई 2011 के नियम 7 और नियम 8 के बराबर है, एक जैसी हैं। तो 6, 7, 8 आपको याद रखना है कि धारा 6, नियम 7 और नियम 8 तीनों एक जैसे हैं। समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना का सरकारी दायित्व। देखिए समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना, ये तो हो गया आरटीई 2011 का नियम 7 और सरकारों का दायित्व ये हो गया नियम 8। इसीलिए धारा 6 नियम 7 और नियम 8 के बराबर है। अब इसमें दे क्या रखा है कि 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए इस विद्यालय की, और 6 से 8वीं कक्षा के लिए अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो धारा 6, नियम 7 और नियम 8 तीनों एक जैसे। इसके बाद धारा 7 क्या कहती है? केंद्र व राज्य का वित्तीय हिस्सेदारी कि कितनी हिस्सेदारी दोनों की रहेगी। तो 60 और 40। धारा 8 क्या कहती है कि समुचित सरकार के दायित्व। समुचित सरकार यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पूरे भारत में लागू हुआ था। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। लेकिन 2011 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें राज्य सरकार की बात की जाएगी, राजस्थान सरकार की बात की जाएगी। ये होगी अपनी धारा 8। अब इसके बाद है अपनी धारा 9, धारा 10 और धारा 11। देखिए धारा 9 क्या कहती है कि स्थानीय प्राधिकारों के दायित्व क्या हैं। धारा 10 क्या कहती है कि माता पिता के क्या दायित्व हैं। और धारा 11 क्या कहती है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था। तो तीनों को एक साथ याद कीजिए, 9, 10 और 11। स्थानीय प्राधिकारों के दायित्व, माता पिता के दायित्व और बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था। स्थानीय प्राधिकार, माता पिता और बच्चे तीनों आ गए इसमें 9, 10, 11 में। इसके बाद अध्याय 4 सबसे बड़ा, इसमें 12 से 28 तक धाराएं हैं। देखिए धारा 12 क्या कहती है? जो धारा 12 है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2011 के नियम 10 के बराबर है। और ये नियम 10 क्या था? निःशुल्क प्रवेश, यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीटें दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। तो ये धारा 10 कहती है और आरटीई 2011 का नियम नंबर 10 कहता है और आरटीई 2009 के धारा नंबर 12। अब बात की जाए धारा नंबर 13 की, एडमिशन
25% सीटें रिजर्व कर दी धारा 12 में, तो एडमिशन के समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। ये कौन कहती है? धारा 13। धारा 14 क्या कहती है? कि प्रवेश के समय शुल्क भी नहीं लोगे और किसी दस्तावेज के लिए दबाव भी नहीं बनाया जाएगा। कोई अनिवार्य नहीं है, कोई भी ऐसा दस्तावेज अनिवार्य नहीं है जिसकी वजह से प्रवेश आपका रोका जाए। तो 12, 13, 14। इसके बाद धारा 15 क्या कहती है? कि प्रवेश, मैंने आपको बताया था कि धारा 15 प्रवेश विस्तार और नियम 13 ये दोनों किसके बारे में है? प्रवेश विस्तार के बारे में। तो क्या कहती है? कि प्रवेश की तिथि, अंतिम तिथि तो 30 सितंबर होगी, लेकिन परंतु वर्ष भर आपको प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 30 सितंबर के बाद आएंगे तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये होगी अपनी धारा 15 और नियम RT 2011 का नियम 13। अब बात करते हैं धारा 16 की। बालक का किसी भी स्तर पर ठहराव अर्थात रोकना नहीं है उसको, मतलब फेल नहीं किया जाएगा बच्चे को प्राथमिक स्तर में। ये हो गया अपनी धारा 16। धारा 17 क्या कहती है? कि कोई शारीरिक अथवा मानसिक दंड उसको नहीं दिया जाएगा। ये कौन कहता है? धारा 17। तो ये हो गया अपना धारा 17। अब इसके बाद धारा 18 और 19 आप याद रखिए, ये आगे भी 2011 में भी सेम तरीके से दे रखी है। यहाँ 3 धाराएं हैं, वहाँ 2 धाराएं हैं। 18, 19, 20 विद्यालयों की मान्यता को रद्द करने के संबंधी मानक और उनमें मानकों में परिवर्तन। 18, 19, 20 विद्यालयों की मान्यता के लिए कुछ मानक फिक्स किए गए हैं, वो धारा 18 में। उन मानकों को पूरा नहीं करने पर उनकी मान्यता रद्द की जाएगी धारा 19 में, और मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है धारा 20 में। तो 18, 19, 20 तीनों मानकों से संबंधित हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताई, धारा 21 SMC का गठन। अब याद कीजिए 2011 में नियम नंबर 3, 2011 में नियम नंबर 3 SMC का गठन। विद्यालय संबंधी विकास योजना धारा 22 कि विद्यालयों के लिए विकास की योजना जो ये बनाएंगे उसके बारे में जानकारी किसमें है? धारा 22 में। धारा 23 क्या है? शिक्षकों की अहर्ता या योग्यता, धारा 23 में है। और नियम नंबर कौन सा था? RT 2011 का नियम नंबर 16 और 23 एक जैसे हैं। इसके बाद धारा 24 शिक्षकों के उत्तरदायित्व, और नियम नंबर कौन सा था? 20 और 24 एक जैसे हैं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 और नियम नंबर 21-25 याद रखिए। 21-25 छात्र शिक्षक अनुपात मैंने आपको बताया था। जनरली क्या होगा? सामान्य रूप से 30:1 यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन अगर बच्चों की संख्या 60 हो जाए तो शिक्षकों की संख्या 2 होनी चाहिए, 90 हो जाए तो 3 होनी चाहिए, 120 तक हो तो 4 होनी चाहिए, 150 तक हो तो 5 शिक्षक होने चाहिए। 150 से अधिक अगर शिक्षक बच्चों की संख्या होती है तो एक अतिरिक्त हेडमास्टर का पद सृजित किया जाएगा, और 200 से अधिक होने पर जो पहले 30:1 होता था उसको बढ़ा के 40:1 कर दिया जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। धारा 25 नियम 21 छात्र शिक्षक अनुपात। जब भी धारा बोला करें उसके साथ नियम बोलें तो आपको दोनों याद हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा दोनों में। अब बात की जाए धारा 26 की। धारा 26 क्या कहती है? कि विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रह सकते हैं। ये कौन कहता है? धारा 26। बाकी 2 बच्ची हैं इस अध्याय की। देखिए धारा 27 क्या कहती है? कि जनगणना, आपदा और चुनाव, इन 3 कार्यों के अतिरिक्त शिक्षकों को कहीं अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। कौन कौन से? जनगणना, आपदा और चुनाव। इनमें तो आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन इनके अतिरिक्त कोई गैर शैक्षणिक कार्य है उसमें आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। धारा 28 क्या कहती है? कि ये तो शिक्षकों के लिए था कि शिक्षकों को कहीं अन्य उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, उन पर उनका एक तरीके से शोषण से रोकने के लिए। अब धारा 28 क्या कहती है? कि शिक्षक जो है वो निजी ट्यूशन नहीं देंगे, यानी कि निजी ट्यूशन के लिए बच्चों पर दबाव नहीं बनाएंगे। तो ये कौन कहता है? धारा 28। तो 27-28 शिक्षकों के लिए है और बच्चों के लिए। तो ये हो गया अपना अध्याय 4 समाप्त। अब आती है अध्याय 5। अध्याय 5 में 2 धाराएं हैं, धारा 29 और धारा 30। धारा 29, धारा 30। धारा 30 के बारे में मैंने आपको बताया था कि नियम 23 के बराबर है। चलिए पहले पढ़ते हैं धारा 29। धारा 29 क्या कहती है? कि पाठ्यक्रम के निर्माण के प्रावधान किसमें है? धारा 29 में। धारा 30 क्या कहती है? कि प्राथमिक शिक्षा तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, और प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जो है वो जारी करने का अधिकार वो धारा 30 में है और नियम 23 में है। इसके बाद अध्याय 6 आता है। अध्याय 6 में धारा 31 क्या और नियम 26 क्या कहता है? कि बाल अधिकार आनंद शिकायत संबंधित आयोग जो है वो किसमें है? धारा 31 में और नियम 26 में। धारा 32 क्या कहती है? कि अगर यहाँ आपकी समस्या का हल नहीं हो तो आप उच्च अधिकारी से प्रावधान, शिकायत का प्रावधान कहाँ है? धारा 32 में।
धारा 33 क्या कहती है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और धारा 34 कहती है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो 33 और 34 एक जैसी हैं। धारा 34 याद कर रहे हैं तो नियम 28 भी याद कीजिए। नियम 28 क्या कहता है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और इसमें से कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। तो 33 केंद्रीय सलाहकार परिषद, 34 राज्य सलाहकार परिषद। अब बात आती है अध्याय 7 की। अध्याय 7 में कौन कौन से हैं? धारा 35, धारा 36, धारा 37 और धारा 38। धारा 35 क्या कहती है कि अधिकारियों को निर्देशित करने का अधिकार है। धारा 36 क्या कहती है कि कर्मचारी के गलत व्यवहार पर शिकायत का अधिकार है। धारा 37 क्या कहती है कि धारा 36 में जो शिकायत की गई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। और धारा 38 क्या कहती है कि आरटीई में परिवर्तन करके इसको लागू करने का अधिकार है। इसी का उपयोग करके आरटीई 2011 राजस्थान में लागू किया गया था, जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, आरटीई 2009 अच्छे से पढ़ चुके, दोनों का तुलना भी अच्छे से पढ़ चुके। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसको जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है नियम 1। बस धाराएं में बोलता चलूँगा जो आरटीई 2009 की है, तो इससे आपको वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा। नियम 1, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ याद कीजिए। 2009 में धारा 1। अध्याय 1, इसमें अध्याय नियम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि मतलब ऐसे समझिए कि धारा नंबर 2 से स्टार्ट होती हैं। नियम 2 में क्या है? परिभाषाएं। नियम अब अध्याय 2 में 3 नियम हैं, 3, 4 और 5। एसएमसी की कार्य, एसएमसी की कार्यकारी समिति और एसएमसी की विद्यालय विकास योजनाएं। एसएमसी की कार्य, एसएमसी की कार्यकारी समिति और विद्यालय विकास योजनाएं। एसएमसी की संरचना, नियम 3 धारा याद कीजिए, धारा 21, नियम 3 धारा 21। अध्याय 3 में क्या है? नियम नंबर 6, छात्रों के लिए विशेष कोर्स की व्यवस्था। ब्रिज कोर्स जो पढ़ चुके हैं हम, कि अगर छात्र को उसकी आयु के अनुसार एडमिशन दिया जाना है और उसके लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? ब्रिज कोर्स की। अब अध्याय 4 में क्या क्या है? नियम 7, 8 और 9। नियम 7 क्या कहता है? क्षेत्र व सीमा के अनुसार विद्यालय की स्थापना। नियम 8 क्या कहता है कि राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के दायित्व। ये दोनों हम पढ़ के आए हैं किसमें? धारा नंबर 6 में। नियम 9 क्या कहता है कि स्थानीय प्राधिकार द्वारा आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। देखिए, अध्याय 5 धारा नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15। धारा 10 क्या कहती है कि दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व की जाएंगी। धारा नियम नंबर 10 और धारा नंबर 12 सेम है। धारा 11 क्या कहती है? इसको नियम याद रखिएगा, ये धारा लिख दिया मैंने, नियम समझिएगा इसको कि ये नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या कहता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति की जाएगी। धारा 12 क्या कहती है कि आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज के विकल्प आपको बताए जाएंगे कि अगर आपके पास आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज नहीं है तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे एफिडेविट यूज कर सकते हैं माता पिता का, या कोई अन्य प्रमाण पत्र है वो यूज कर सकते हैं। तो ये धारा 12 में है। अब धारा 13 में क्या है? नियम नंबर 13 में क्या है? प्रवेश के लिए विस्तार की अवधि। नियम नंबर 13 में है। और धारा में कौन सी पढ़ के आए थे हम आरटीई 2009 में? धारा नंबर 15। अब देखिए, धारा नंबर 14 में क्या है? विद्यालयों के लिए मान्यता का प्रावधान और मान्यता रद्द करने का प्रावधान। जब मैंने धारा नंबर 18, 19 और 20 आपको पढ़ाई थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि वो 3 इन 2 के बराबर हैं। 14, 15 के बराबर कौन सी है? 18, 19, 20। विद्यालयों की मान्यता, मानक संबंधी जो मान्यताएं हैं वो, और अगर मानक पूरे नहीं करते तो उनको रद्द करने का प्रावधान और उनको बदलने का प्रावधान। 18, 19, 20 ऐसे ही यहाँ 14 और 15। अध्याय 6 में क्या है? धारा 16 विद्यालयों संबंधी अहर्ता अध्याय 16 में है। नियम जो धारा 23 में है और नियम 16 में है। यहाँ नियम नंबर 17 क्या है? अहर्ता में शिथिलता दी जाएगी। यहाँ तो अहर्ता है नियम 16 में। नियम 17 में क्या है? अहर्ता में शिथिलता दी जाएगी। नियम 18 क्या कहता है कि न्यूनतम अहर्ताएं आपको अर्जित करनी ही करनी है। तो ये 3 एक जैसी हो गई। विद्यालय संबंधी अहर्ता, अहर्ता में शिथिलता और न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करना। अब बात करें नियम नंबर 19 के अध्यापकों के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान, और नियम नंबर 20 अध्यापकों के कर्तव्य। दोनों एक जैसे हैं। नियम नंबर 19 अध्यापकों के वेतन भत्ते और अध्यापकों के कर्तव्य। 19 और 20। नियम 20 किसके जैसा है? धारा 24 के जैसा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि धारा 23 या नियम नंबर 23, नियम नंबर 21 छात्र शिक्षक अनुपात। नियम नंबर 21 और धारा नंबर 25 याद कीजिए, एक जैसे हैं। इसके बाद धारा अध्याय 7 नियम नंबर 22 पाठ्यचर्या का निर्माण, और नियम नंबर 23 प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र ये कौन सी धारा में था? धारा नंबर 30 और 23 एक जैसी हैं। नियम 23 और धारा 30 एक जैसे हैं, प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। इसके बाद अध्याय 8 धारा या नियम 24 शिक्षकों की शिकायतों का निवारण,
और धारा 25 अभिभावकों की शिकायत का निवारण। ये दोनों में सेम थी, धारा 24 और नियम 24 दोनों में सेम है, आपको याद रखना है। शिक्षकों की शिकायत का निवारण, धारा 25 अभिभावकों की शिकायत का निवारण। और उसमें ये किस में था? 32 में, धारा नंबर 32 में। अध्याय 9 क्या है? धारा 26 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। धारा नंबर 31 नियम नंबर 26 एक जैसे। धारा 27 क्या है? आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने, किस तरीके से परिवाद प्रस्तुत किए जाएंगे वो किसमें? धारा नंबर 27 में। अब बात करते हैं धारा 28 और 29 लास्ट। धारा 28 क्या है? राज्य सलाहकार परिषद। ये उसमें कौन सी धारा थी? RT 2009 में धारा नंबर 34 और इसमें नियम नंबर 28। ऐसे ही धारा या नियम नंबर 29 क्या है? नियमों संबंधी शंका और उसका निवारण। जैसे कि उसमें अंतिम जो हम धारा पढ़ के आएंगे तो वो क्या थी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है जो भी है और लागू की जा सकती है। उसी तरीके से इसका भी अंतिम क्या है कि नियमों संबंधी शंका का निवारण किया जाएगा, ये धारा 29। तो ये हुए अपने क्या RT 2009 और 2011 का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे दोनों। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।